फराज कीजिए एक ऐसी सिचुएशन कि किसी इंसान ने एक 14 साल के अनाथ बच्चे को अपनी लाइफ में जगह दी। उस बच्चे का पास्ट काफी मुश्किल रहा है, पर उस इंसान ने जिम्मेदारी उठाई। और फिर अचानक क्या हुआ? अचानक वो पार्टनर जिस पर वो इंसान अपना भविष्य देख रहा था, वो आकर कहती है या तो इस बच्चे को अपनी जिंदगी से निकालो या फिर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम अल्टीमेटम हो गया। सही कहा, बिल्कुल एक्सट्रीम। ऐसे में कोई क्या चुनेगा? एक तरफ अपना अकेलापन दूर करने का लालच और उस पार्टनर का साथ, और दूसरी तरफ एक अनाथ बच्चे की जिंदगी। ये फैसला लेना किसी के लिए भी बहुत भारी होगा। बिल्कुल। तो आज इस बेहद उलझे हुए पर बिल्कुल रियल लाइफ केस पर हम एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। इस डीप डाइव में हमारे पास एक 40 साल के व्यक्ति के जीवन के कुछ बेहद निजी नोट्स हैं। हाँ, और उन नोट्स पर जो प्रोफेशनल सलाह दी गई है वो केस फाइल भी हमारे पास है। एग्जैक्टली। ये व्यक्ति लखनऊ में रहते हैं और अकेलेपन मतलब एक्सट्रीम लोनलीनेस की एक ऐसी खाई से जूझ रहे हैं जहां फैसले लेने की क्षमता धुंधली पड़ जाती है। सही बात है, अकेलेपन में इंसान का दिमाग अलग ही तरह से काम करता है। वही तो। और हमारा मकसद यहाँ किसी को जज करना या सही गलत ठहराना नहीं है, बल्कि इस डॉक्यूमेंट के जरिए हम समझेंगे कि अकेलापन किसी इंसान की साइकोलॉजी के साथ क्या करवा सकता है। बिल्कुल। और पर्सनल बाउंड्रीज कहाँ और कैसे तय होनी चाहिए। हाँ, और जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस फाइल को खोलते हैं। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है। बताइए। लखनऊ के ये व्यक्ति एक 4 मंजिला घर में रहते हैं, लेकिन खुद सिर्फ एक कमरे में सिमट कर रह गए हैं। 4 मंजिला घर होने के बावजूद। और इनको 15,000 रुपए की रेंटल इनकम आती है। इन्होंने 11 महीने पहले इस 14 साल के लड़के को अडॉप्ट किया था। अच्छा। और दूसरी तरफ है इनकी पार्टनर, बिहार में रहने वाली एक 39 वर्षीय फीमेल नर्सिंग ऑफिसर, जिनकी खुद की भी एक बेटी है ना, 20 साल की। हाँ एग्जैक्टली। उनकी खुद की एक 20 साल की बेटी है, और ये महिला लगातार इन पर दबाव डाल रही हैं कि उस अडॉप्टेड बच्चे को बाहर निकालो। ये सुन के काफी अजीब लगता है। वही तो। मुझे सबसे बड़ा सवाल ये परेशान कर रहा है कि क्या अकेलेपन का डर किसी इंसान को इस हद तक मजबूर कर देता है कि वो सामने दिख रहे इतने बड़े रेड फ्लैग्स को अनदेखा कर दे? देखिए, जब कोई इंसान अकेलेपन से भूखा होता है ना, तो वो जहर वाले खाने को भी प्रसाद समझकर खा लेता है। वाह, मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। बाप रे, जहर को प्रसाद। बिल्कुल। इन नोट्स में जो डिटेल्स हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़ें तो वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये रिश्ता असल में पहले ही खत्म हो चुका है। पर वो तो उनके साथ है ना? नहीं, देखिए, नोट्स में साफ जिक्र है कि वो महिला एक्चुअली मैट्रिमोनी एप्स पर अपने लिए दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं। अरे, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इमोशनली इस रिश्ते से बहुत पहले एग्जिट कर चुकी हैं। तो फिर वो बच्चे को निकालने की जिद क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो एक कंट्रोल बनाए रखना चाहती हैं। उनकी ये मांग कि लड़के को साइड करो तभी मैं रहूंगी, ये पूरी तरह से आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड है। खासकर जब उनके बीच 500 किलोमीटर की दूरी है, बिहार और लखनऊ। एग्जैक्टली। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तरफ उस 14 साल के बच्चे की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी शर्त है जो आपसे आपकी इंसानियत छोड़ने को कह रही है। सही बात है। ये दोनों चीजें आपस में पूरी तरह टकराती हैं। बिल्कुल, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। ये एक फंडामेंटल क्लैश है, आग और पानी की तरह। और इस डेस्परेशन की हद तो देखिए। इन नोट्स में एक इंसिडेंट का जिक्र है जहां इस व्यक्ति ने उस महिला के सामने लगभग भीख मांगते हुए कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चे को बस बैल्कनी में खाने और रहने की जगह दे दो, वो घर के अंदर भी नहीं आएगा। ओह माय गॉड, ये वाकई बहुत तकलीफदेह है ना? ये पढ़कर सच में एक झटका लगता है। कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नीचे कैसे गिरा सकता है? ये अकेलेपन का ही असर है। लेकिन इतना झुकने के बाद भी वो महिला नहीं मानी। आखिर एक इंसान बार बार एक ऐसे कंट्रोलिंग और टॉक्सिक रिश्ते में वापस क्यों खींचा चला जाता है? इसका जवाब नोट्स के दूसरे हिस्से में छिपा है। हाँ, वही। इस फाइल को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि इसका मूल कारण प्यार तो बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ अकेलापन। सही पकड़ा आपने। उनके परिवार का क्या रोल है इसमें? उनके परिवार और भाई बहन इनसे पूरी तरह अलग हैं। उन्हें लीगल केसेस वगैरह का डर रहता है, इसलिए उन्होंने फैमिली टाइज लगभग काट दिए हैं।
अच्छा, मतलब बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है? कोई नहीं। अब जब आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कोई बैकअप नहीं होता, तो आप लाइफ में आने वाले किसी भी नए इंसान पर पूरी तरह निर्भर होने लगते हैं। बिल्कुल। और ये जो निर्भरता है यानी डिपेंडेंसी, ये साइकोलॉजी में एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेट मानी जाती है। क्रिटिकल स्टेट? वो कैसे? देखिए, जब जिंदगी की सारी जज्बाती जरूरतें, आपकी पूरी दुनिया की खुशी और शांति, जब वो सिर्फ एक ही इंसान से पूरी होने की उम्मीद की जाती है, तो वो एक हेल्दी रिश्ता नहीं रह जाता, वो एक हॉस्टेज सिचुएशन बन जाती है। हॉस्टेज सिचुएशन, वाह, ये टर्म बहुत एक्यूरेट लग रहा है यहाँ। है ना? इस डिपेंडेंसी को तोड़ना यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। इस केस फाइल में जो एडवाइस दी गई है, हाँ, जो एक्सपर्ट एडवाइस है, उसमें अकेलेपन को हैंडल करने का एक बड़ा ही डीप साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से इमोशनल जरूरतों को बांटना ही पड़ेगा। अच्छा, वो जो रूल्स थे उसमें? हाँ, इसे 30-30-20-20 रूल का नाम दिया गया है। ओके, ये परसेंटेजेस क्या कहते हैं? इसके हिसाब से व्यक्ति को अपनी इमोशनल एनर्जी का 30% हिस्सा उस अडॉप्टेड बच्चे के साथ लगाना चाहिए। ठीक है, 30% बच्चे पर? अगला 30% रोजाना के सामाजिक संपर्क में आना चाहिए। सामाजिक संपर्क मतलब जैसे दोस्तों से मिलना? हाँ, या जिम जाना, किसी एनजीओ में काम करना। फिर 20% फोकस अपने काम और आमदनी पर होना चाहिए। ओके, और बाकी का 20? बचा हुआ 20% भविष्य के किसी नए पार्टनर के लिए रिजर्व रखना चाहिए। इस इक्वेशन के बिना ये डिपेंडेंसी का लूप कभी नहीं टूटेगा। रुकिए, एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। हाँ, बताइए, क्या डाउट है? 30% यहाँ, 20% वहाँ, ये सुनने में किसी कॉर्पोरेट कंपनी की एक्सेल शीट जैसा नहीं लग रहा? सुनने में थोड़ा मैकेनिकल जरूर लगता है। वही तो मेरा मतलब है, हम इंसानी जज्बातों की बात कर रहे हैं, खासकर जब कोई इतने भयंकर अकेलेपन और दुख से गुजर रहा हो। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो क्या जज्बातों को ऐसे परसेंटेजेस में बांटना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इंसान है या कोई मशीन? आपका सवाल बहुत लाजमी है। ये फॉर्मूला सुनने में सच में मैकेनिकल लगता है, पर इसके पीछे की साइंस बहुत डीप है। कैसी साइंस? समझाइए थोड़ा। इसे एक बिल्डिंग की तरह सोचिए। जब आप अपनी पूरी जिंदगी का इमोशनल भार, जैसे अपनी खुशी, अपनी सिक्योरिटी, अपना डर, ये सब सिर्फ एक इंसान रूपी पिलर पर डाल देते हैं, तो वो एक सिंगल लोड बेयरिंग वॉल बन जाती है। एग्जैक्टली, वो एक सिंगल लोड बेयरिंग वॉल बन जाती है। अगर वो इंसान थोड़ा सा भी हिला या उसने आपसे दूर जाने की कोशिश की, तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्कुल, आपकी पूरी लाइफ का स्ट्रक्चर भर कर गिर जाएगा। ये जो मैथ है, ये जो परसेंटेजेस का हिसाब है, ये असल में उन इमोशनल लोड बेयरिंग वॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है, ताकि जब लाइफ में एक चोट लगे तो आपकी पूरी बिल्डिंग ना गिरे। अच्छा, अब ये मेक सेंस कर रहा है। लोड बेयरिंग वॉल्स, ये एनालॉजी सच में इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। और यहाँ एक और कड़ी शर्त रखी गई है उस एडवाइस में। उस टॉक्सिक रिश्ते से एक क्लीन ब्रेक चाहिए। क्लीन ब्रेक यानी कोई कांटेक्ट नहीं? एक झटके में कांटेक्ट तोड़ना होगा, क्योंकि हाफ कनेक्शन सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। सही बात है, थोड़ी उम्मीद बची रहती है ना उसमें। हाँ, बिना किसी ड्रामा के एक साफ मैसेज देना होगा कि बच्चे के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। तो चलिए इस इमोशनल इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर अब थोड़ा फिजिकल इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं। फिजिकल इंजीनियरिंग? ये क्या है? देखिए, जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो आमतौर पर हमें लगता है इसका इलाज सिर्फ बातचीत है, दोस्ती है या थेरेपी है। हाँ, जनरली लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ इस फाइल में एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव एंगल निकल कर आता है। वो क्या? और गैराज में खड़ी एक धूल खाती हुई गाड़ी किसी इंसान के अकेलेपन का इलाज बन सकते हैं। अच्छा, आप इनकी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इन नोट्स में इन फिजिकल रिसोर्सेज को एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करने की सलाह दी गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। इनके पास एक 4 मंजिला घर है और एक वैगनआर गाड़ी है, लेकिन घर होते हुए भी ये सिर्फ 15,000 रुपए रेंट पर गुजारा कर रहे हैं। और बाकी का घर खाली पड़ा है। वही ना, इन बेजान चीजों से अकेलेपन जैसी इमोशनल बीमारी कैसे ठीक होगी, मुझे ये समझना है। ये इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे प्रैक्टिकल और ब्रिलियंट हिस्सा मुझे लगा। सच में? कैसे? देखिए, साइकोलॉजी में हम मानते हैं कि इंसान का फिजिकल एनवायरनमेंट उसके मेंटल स्टेट को डायरेक्टली डिक्टेट करता है। ओके। उनके पास एक 4 मंजिला घर है, जिसके एक छोटे से हिस्से में वो अकेले रहते हैं। बाकी घर तो खाली या डेड इन्वेस्टमेंट की तरफ पड़ा है ना। हाँ, और खाली घर तो वैसे ही और अकेलापन बढ़ाता है। एग्जैक्टली। अब सलाह ये दी गई है कि अगर वहां किसी 1 या 2 फ्लोर्स पर पीजी या को लिविंग स्पेस बना दिया जाए तो लोग आने लगेंगे वहां। बिल्कुल,
वहाँ अचानक से स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स आने लगेंगे। इसका फायदा सिर्फ पैसा नहीं है। फिर में फायदा क्या है? इससे उस घर में एक ह्यूमन प्रेजेंस क्रिएट होगी। ओह, मतलब आपको उन नए किराएदारों के साथ बैठकर दोस्ती करने या अपने दिल का हाल सुनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक बैकग्राउंड नॉइज चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने, बैकग्राउंड नॉइस। इसके पीछे असल में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी काम करती है। बायोलॉजी? अकेलेपन और बायोलॉजी का क्या कनेक्शन है? हमारा दिमाग हजारों साल पहले के जंगल वाले मोड में ही ऑपरेट करता है आज भी। जब इंसान अकेला होता है तो दिमाग का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ऑन हो जाता है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि जंगल में अकेले होने का मतलब था शिकार हो जाना। एग्जैक्टली। लेकिन जब आपको दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है या किचन में बर्तन बजने की आवाज आती है तो दिमाग शांत हो जाता है। हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आसपास मेरी ट्राइब के लोग हैं। वाओ, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, ये वाकई में आंखें खोलने वाला पॉइंट है। ये छोटी छोटी आवाजें अकेलेपन को आधे से ज्यादा कम कर देती है बिना किसी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के। मानना पड़ेगा इस एनालिसिस को। और वो वैगनार वाली बात का क्या कनेक्शन था? वैगनार का कनेक्शन इनकी फाइनेंशियल और उससे जुड़ी मेंटल स्टेबिलिटी से है। ओके, 15,000 इनकम तो कम है आज के टाइम पे। बहुत कम है। और ये कम इनकम इनडायरेक्टली स्ट्रेस और लाचारी की फीलिंग बढ़ाती है। सही बात है, पैसों की कमी से कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। अगर उस गाड़ी को स्कूल पिक ड्रॉप, लोकल डिलीवरी या उबर ओला के लिए लगाया जाए तो इनकम बढ़ सकती है आराम से। आसानी से ये इनकम 30,000 रुपए तक पहुंच सकती है और इससे एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आएगा। कैसा शिफ्ट? जब आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो एक रूटीन बनता है और जेब में पैसा इंसान को आत्मविश्वास देता है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। ये तो है, कंट्रोल वाली फीलिंग अकेलेपन के डर को कम करती है। इस रोड मैप में सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का पूरा शेड्यूल बनाया गया है। पूरा शेड्यूल? पर क्या इंसान रोबोट बन जाए? नहीं, लेकिन इसमें शाम 6 बजे से 9 बजे तक के वक्त पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। उस वक्त को लॉक करना जरूरी है। अच्छा, सिर्फ 6 से 9 बजे का वक्त ही क्यों? उसमें ऐसा क्या खास है जो दिन के बाकी समय में नहीं है? क्योंकि शाम का ये पहर अकेलेपन के मरीजों के लिए सबसे खतरनाक होता है। इसे डेंजर जोन कह सकते हैं। डेंजर जोन? ऐसा क्यों? देखिए, सूरज ढल रहा होता है, दिन के सारे काम और डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुके होते हैं। घर में खामोशी बढ़ने लगती है। ऐसे वक्त में जब साइलेंस और अंधेरा बढ़ता है तो पुरानी बातें और नेगेटिव थॉट्स सबसे ज्यादा अटैक करते हैं। ये सच में बहुत रिलेटेबल बात है। शाम को ही सबसे ज्यादा अजीब लगता है अकेले में। इसीलिए एडवाइस दी गई है कि ठीक 6 बजे जिम या पार्क निकालिए, लोगों को देखिए और 7:30 से 9 बजे तक उस 14 साल के बच्चे के साथ वक्त बिताइए। ओके, ये स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर दिमाग को उस टाइम भटकने से रोक लेगा। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। लेकिन एक चीज है, जब हम उस 14 साल के बच्चे की बात करते हैं ना, तो इस केस फाइल में मुझे एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? जिस बच्चे को उन्होंने अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए अडॉप्ट किया था, वही बच्चा अब उनके लिए एंजाइटी का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नोट्स पढ़कर लगता है वो उससे बहुत परेशान है। हाँ, ये नोट्स में साफ झलक रहा है। उनको लगातार ये डर रहता है कि बच्चे पर से नजर हटी तो वो वापस अयोध्या चला जाएगा या अपनी पुरानी गलत आदतों में पड़ जाएगा। और इस डर का नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि इस डर की वजह से ये उस बच्चे को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पर क्या ये काम करेगा? आपको क्या लगता है? मेरा मतलब है किसी टीनेजर को 24 घंटे जेल की तरह स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखना, क्या इससे कोई रिश्ता मजबूत होता है? बिल्कुल नहीं होता। मुझे तो लगता है इससे बच्चा घुटन महसूस करेगा और पहला मौका मिलते ही बगावत कर देगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ व्यक्ति का जो डर है ना, वो कंट्रोल का रूप ले रहा है। हाँ, डर ही कंट्रोल बनता है आखिर में। और देखिए, कंट्रोल असल में एंजाइटी का ही दूसरा नाम है जब बात पेरेंटिंग की आती है। वाह, ये बहुत गहरी लाइन है। कंट्रोल इज जस्ट एंजाइटी इन पेरेंटिंग। और यहाँ इस डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही शानदार और डीप साइकोलॉजी का रूल बताया गया है। कौन सा रूल? कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में। करेक्शन पहले, करेक्शन बाद में, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जब हम किसी बच्चे को, खासकर एक टीनेजर को, सिर्फ ठीक करने के मकसद से देखते हैं, उस पे हर वक्त नजर रखते हैं, हर बात में टोका टाकी करते हैं, हाँ, उसकी हर छोटी गलतियां निकालते हैं, तो हम उसके लिए एक डिक्टेटर बन जाते हैं। और डिक्टेटर पसंद किसे है? वही तो, कोई भी इंसान अपने डिक्टेटर से प्यार नहीं करता।
बल्कि वो उसे किसी ना किसी तरह भागना चाहता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर उसे करेक्ट नहीं करेंगे तो वो गलत रास्ते पर भी तो जा सकता है। सोल्यूशन ये नहीं है कि करेक्शन छोड़ दिया जाए, सोल्यूशन है पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। कैसे होगा ये डेली लाइफ में? रोजाना उसके साथ 20 से 30 मिनट ऐसी बातचीत करनी होगी जिसमें कोई लेक्चर ना हो, कोई डांट डपट ना हो। हाँ, एक नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन। और इस डॉक्यूमेंट में एक बड़ा प्रैक्टिकल आइडिया भी दिया गया है इसके लिए। क्या आइडिया है वो? उस बच्चे को पॉजिटिव और छोटे गोल्स देना। जैसे कि? मिसाल के तौर पर उसे किसी शॉप पर मोबाइल रिपेयरिंग का स्किल सीखने भेजना या फिर साथ में जिम ले जाना। ओह, शेयर्ड एक्टिविटीज। एग्जैक्टली। जब आप किसी बच्चे के साथ बैठकर एक मोबाइल ठीक कर रहे होते हैं तो आप साइड बाय साइड बैठे होते हैं, एक टीम की तरह। ये आमने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर लेक्चर देने से बिल्कुल अलग फीलिंग है। बिल्कुल। उसे लगता है कि उसकी अहमियत है, वो इक्वल फील करता है। जब उसे लाइफ में एक डायरेक्शन मिलेगी तब वो उस कंट्रोल की घुटन से आजाद होगा। और तभी वो सही मायने में उनका बेटा बन पाएगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए, अगर इस बच्चे को सही डायरेक्शन मिल गई तो क्या होगा? तो यही अनाथ बच्चा जिसे आज एक बोझ या बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जा रहा है, वो आने वाले वक्त में इनका सबसे बड़ा इमोशनल एंकर बन जाएगा। ये अपने आप में लाइफ को देखने का एक पूरा नया नजरिया है। सही में। जिम्मेदारी और बोझ की फीलिंग से निकलकर एक सच्चे कनेक्शन की तरफ जाना, ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। बिल्कुल पावरफुल है। चलिए इस डिस्कशन को अब उसके आखिरी पड़ाव तक ले चलते हैं। हाँ, बताइए। हम सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब पुरानी चोट थोड़ी ठीक हो जाती है। मान लीजिए इनका रूटीन सेट हो गया, आमदनी बढ़ गई और बच्चे के साथ एक हेल्दी रिश्ता भी बन गया। ठीक है, एक आइडियल स्टेट आ गई। तब क्या भविष्य में कभी तो वो किसी नए लाइफ पार्टनर को ढूंढेंगे ना? हाँ, अकेलेपन से पूरी तरह निकलने के लिए वो भी तो जरूरी है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा वैसे ही कंट्रोलिंग पार्टनर के जाल में नहीं फंसेंगे? इस डर का क्या करें? इस डर का सॉलिड सोल्यूशन भी इस केस फाइल में है। एक फिल्टर सिस्टम दिया गया है। हाँ, वो लाइफ पार्टनर फिल्टर सिस्टम। और सच कहूं तो ये फिल्टर सिस्टम इतना बोल्ड और रेडिकल है कि नॉर्मल लोग इसको अप्लाई करने से डरेंगे। ये बोल्ड जरूर है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसमें शुरुआत में ही सामने वाले के पास अपनी शर्त पूरी तरह से खोलकर रख देने की बात की गई है। ऐसा आमतौर पर कोई करता नहीं है। आमतौर पर होता क्या है, पहले वो सोचिए। वही, लोग अपना बेस्ट फेस दिखाते हैं। हाँ, जब हम नए लोगों से मिलते हैं, खासकर शादी या किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम अपना सबसे बेस्ट वर्जन दिखाते हैं। ट्रू। हम अपनी कमजोरियां, अपनी भारी जिम्मेदारियां शुरू में छुपाते हैं ताकि सामने वाला डर ना जाए या रिजेक्ट ना कर दे। पर ये फिल्टर सिस्टम तो ठीक इसका उल्टा करता है। डॉक्यूमेंट में एक बाकायदा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट दी गई है उनके लिए। एक स्क्रिप्ट पहली डेट के लिए? हाँ, जब भी ये किसी नए पोटेंशियल पार्टनर से मिले तो पहली मुलाकात में उन्हें साफ और ठहरे हुए शब्दों में क्या कहना है वो लिखा है। क्या कहना है? उन्हें कहना है, देखिए मेरी लाइफ में एक अडॉप्टेड 14 साल का लड़का है, ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। सीधा पहले दिन? सीधा पहले दिन। और आगे कहना है, अगर आप इस सच्चाई के साथ कंप्लीटली कंफर्टेबल हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पर क्या इस रेडिकल ऑनेस्टी से लोग भाग नहीं जाएंगे? मेरा मतलब है, कोई भी शुरुआत में ही इतना भारी बैगेज क्यों उठाना चाहेगा? वही तो पूरा मकसद है इसका। अच्छा। भाग जाने दीजिए उन्हें। भगाना ही मकसद है? इस रेडिकल ऑनेस्टी के पीछे की साइकोलॉजी समझिए थोड़ा। जब आप अपनी सबसे भारी सच्चाई को डे 1 पर कॉन्फिडेंटली टेबल पर रख देते हैं तो क्या होता है? तो आप गेम का पावर डायनेमिक पूरी तरह चेंज कर देते हैं। अब पावर सामने वाले के रिजेक्शन में नहीं, आपकी सच्चाई में है। ये बात तो है, कॉन्फिडेंट लोग ऐसी बात करते हैं। ये शब्दों का एक ऐसा फिल्टर है जो आपसे उन 80% लोगों को शुरू में ही दूर कर देगा जो किसी इजी लाइफ या सिर्फ आराम की तलाश में आए थे। जो लोग बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते। हाँ, हो सकता है कि शुरू के 10 लोग इन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दें, पर उन 10 लोगों के जाने का दुख नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 10 लोग वही होते जो कल को शादी के बाद उस बच्चे के लिए एक नई दीवार खड़ी कर देते, पहली पार्टनर की तरह। वही टॉक्सिक पैटर्न रिपीट होता। और जो एक इंसान इस कड़ी सच्चाई को सुनने के बाद भी रुकेगा, वो हाई इमोशनल कैपेसिटी वाला होगा। एग्जैक्टली। वो एक मैच्योर्ड और हाई इमोशनल कैपेसिटी वाला पार्टनर होगा। इसके अलावा नोट्स में कुछ ग्रीन फ्लैग्स पहचानने भी सिखाए गए हैं। हाँ, रेड फ्लैग्स के साथ साथ ग्रीन फ्लैग्स भी तो जरूरी हैं, जैसे कि क्या वो नया पार्टनर इमोशनली स्टेबल है, क्या वो अपनी लाइफ के इश्यूज खुद मैनेज कर लेता है या हर चीज के लिए आप पे डिपेंड करता है। और इसमें एक बहुत गहरी लाइन लिखी है जो मुझे लगता है सबको याद रखनी चाहिए। कौन सी लाइन? कि जिस इंसान को आपकी एग्जिस्टिंग जिम्मेदारियों से
या आपके लाइफ की रियलिटी से प्रॉब्लम है, वो इंसान कभी भी किसी भी हाल में आपको शांति नहीं दे सकता। उफ, क्या बात है। जिस इंसान को आपकी जिम्मेदारियों से प्रॉब्लम है वो कभी आपको शांति नहीं दे सकती। यूनिवर्सल सच है। ये लाइन तो सीधा दिमाग में छप जाने वाली है। तो दोस्तों, अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण को हम संक्षेप में समझें तो ये पूरी केस फाइल हमें एक बात बार बार बताती है, और वो बात यह है कि ये 40 साल के व्यक्ति कमजोर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की कमी थी, इमोशनली और प्रैक्टिकली। अपना खुद का एक 4 मंजिला घर बनाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये छोटी बात थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आज के इस खुदगर्ज दौर में एक 14 साल के अनाथ बच्चे की लाइफ संवारने का रेयर फैसला लेना, ये किसी आम या कमजोर इंसान की बस की बात नहीं है। सही कहा। ये एक बेहद मजबूत चरित्र, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की निशानियां हैं। गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपनी लाइफ की खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया था जो खुद अनश्योर था। और कंट्रोल वापस लेने का रास्ता वही है, जिंदगी को किसी एक इंसान के आसपास घुमाने के बजाय अपने खुद के बनाए हुए इकोसिस्टम पर खड़ा करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, अपने दिन का स्ट्रक्चर, अपनी इनकम, अपने शौक, सब पर ध्यान देना होगा। और जब आप अपनी जिंदगी का एक रुतबा, अपनी खुद की एक वैल्यू समझते हैं ना, तभी आप दूसरों को ये इज्जत देना बंद करते हैं कि वो आपकी लाइफ में आके कंडीशंस लगाएं। अकेलेपन का इलाज दूसरों को खुश रखने में नहीं है, तो किसमें है? खुद को एक सॉलिड फाउंडेशन पर खड़ा करने में है। सही बात है। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है आज का। तो आज की इस चर्चा ने ये साफ कर दिया है कि भले ही अकेलेपन का कोई सीधा एक्सरे या ब्लड टेस्ट नहीं होता, लेकिन सही डेली शेड्यूल, हेल्दी बाउंड्रीज और नए लोगों के साथ रैडिकल ऑनेस्टी, ये वो पावरफुल टूल्स बन सकते हैं जो किसी भी उलझी हुई सिचुएशन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दें। एकदम साफ। अब अंत में हमेशा की तरह मैं एक विचार आप सबके आगे रखकर जाना चाहता हूँ। ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, थोड़ा सोचने पर मजबूर जरूर करूंगा। बिल्कुल, एक पार्टिंग थॉट होना चाहिए। हम सब दोस्तों फ्रीडम या आज़ादी की बात बहुत करते हैं, पर क्या सच्ची आज़ादी सिर्फ इस बात में है कि हम दांत काटकर अकेलेपन को सहने की आदत डाल लें? ये तो एंड्योरेंस हो गया। हाँ, या फिर क्या सच्ची आज़ादी अपने आसपास एक ऐसा खुद का बनाया हुआ इकोसिस्टम खड़ा करने में है, एक ऐसी फिजिकल और इमोशनल दुनिया बनाने में है जहां अकेलेपन यानी लोनलीनेस के पनपने के लिए कोई खाली जगह ही ना बचे? एक पूरी तरह से भरी हुई मीनिंगफुल जिंदगी। वही, एक ऐसी जगह जहां आपका वक्त, आपका काम, आपके लोग सब एक दूसरे से इतने जुड़े हों कि उदासी के अंदर आने का रास्ता ही बंद हो जाए। ये सच में सोचने वाली बात है। तो एक लंबा सफर जरूर है, पर शायद यही सफर एक बैलेंस वाली जिंदगी की तरफ जाता है। इस सवाल को खुद से जरूर पूछेगा। बिल्कुल। अगली बार फिर किसी नई फाइल और रोचक विषय पर एक और डिटेल चर्चा के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सोते जागते खुद से और दुनिया से पूछते रहिए।